Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class. Okay, students. So today, in this session, we will continue our discussion with chapter number 3, and the topic which we will study in this session is spectroscopy. What is spectroscopy? Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation. Next, what are electromagnetic radiations? Basically, the abbreviation which is used for electromagnetic radiation is EMR. A kind of radiation including visible light, radio waves, gamma rays, and X-rays in which electric and magnetic fields vary simultaneously are known as electromagnetic radiations. Basically, electromagnetic radiations are a range of radiations in which there are radiations of certain wavelengths. The wavelengths of all the radiations differ with each other, and according to their wavelength they are known as visible light, radio waves, gamma rays, etc. सिंपली वेवलेंथ को देखते हुए जो रेडिएशन है या जो भी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव है, ठीक है। उस वेव की एक अपनी एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ मीन्स एक क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली वेवलेंथ कहलाती है। अगर हम इसको देखें, फॉर सपोज ये आपके पास एक वेव है, तो ये जो इसका डिस्टेंस है बेसिकली ये लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर सपोज एक ये वेव थी, ठीक है, एक ये वेव है। इन दोनों वेव्स में या इन दोनों रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ द रेडिएशंस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस। फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, गैमा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये तमाम जो है वो बेसिकली आपके पास एक रेंज ऑफ रेडिएशन है जिनको आप अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, ये पूरा आपके पास जो है वो स्केल है जिसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस मौजूद हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। गैमा रेज वो रेडिएशन है जिनके अंदर वेवलेंथ जो है वो आपके पास वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान में जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होती है, लेकिन एनर्जी अगर कम हो तो वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? एनर्जी is inversely proportional to wavelength, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर फॉर सपोज एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ मैंने क्या कहा? कम है, ठीक। और अगर एनर्जी आपके पास कम है तो वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस तरह समझिए, फॉर सपोज एक रोप है, ये रोप है, ये एक वॉल से टाई हुई है। एक पर्सन है वो इस साइड पर खड़ा हुआ है और उसने उस रोप को जो है वो होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अब वो इसको हल्के से जो है वो जर्क देता है, ठीक है। तो वेव इस तरह बनेगी इस रोप के अंदर कि एक यूं करके ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको ज़्यादा एनर्जी के साथ शेक करेगा या उसको बेसिकली इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करेगा तो बहुत सारी वेव्स जो है यहाँ पर अपेयर होंगी। तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है, ठीक है। और अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ और एनर्जी का। तो एनर्जी जो है अगर आप इस डायग्राम में देखें, एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है और वेवलेंथ इस तरफ बढ़ रही है। तो एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी जो है वो बेसिकली गैमा रेज की होती है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। और वेवलेंथ देखें आप 10⁻⁻13 है उसकी। फिर वेवलेंथ जो है वो आपके पास मज़ीद जो है वो आपके पास बढ़ती जा रही है, ठीक है। और आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो स्लाइटली कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर IR
और यूवी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के दरम्यान में विजिबल रेडिएशंस का एक पैच आपको नज़र आ रहा है। ये वो रेडिएशन है विच वी कैन डिटेक्ट, ह्यूमन आई जो डिटेक्ट कर सकती है वो रेडिएशन है या वो वेवलेंथ्स है जिनको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। अदरवाइज माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। माइक्रोवेव्स आर दोज रेडिएशन विच वी यूज़ इन अवर माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स जो हमारे सिग्नल्स रेडियो सिग्नल्स बेसिकली ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। एक्स रेज़ हम जो एक्स रेज़ वगैरह करवाते हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। गैमा रेज़ फर्दर आपके पास हायर एनर्जी रेडिएशन होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। ये अगेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि वही आपके पास EMR का स्केल यहाँ पर आपको गिवन है। वो आपको सिंपल ये बता रहे हैं कि गैमा रेज बेसिकली साइज़ उसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई का जिस तरीके से साइज़ स्मॉल है वैसे गैमा रेडिएशन का साइज़ भी स्मॉल है। फिर फर्दर एक्स रेज की तरफ आप जा रहे हैं तो वो एटॉमिक साइज़ के हवाले से उनकी जो साइज़ है वो उनका होगा। मॉलिक्यूल्स के हवाले से जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वैसा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का साइज़ होगा। तो ये इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दी हुई है। ओके, क्या बताया मैंने कि ये जो गैमा रेज है उनका जो साइज़ है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो साइज़ होगा उससे मैच करेगा। एक्स रेज का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो एटम के साइज़ जैसा होगा। फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का साइज़ मज़ीद जो है वो बढ़ जाएगा और वो मॉलिक्यूलर साइज़ का होगा। अगर आप यहाँ देखें तो बाकायदा वेव लेंथ जो है वो यहाँ कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है वेव लेंथ, और फिर जैसे जैसे आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे विथ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपके पास क्या है? मैक्स प्लांक्स नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियोरी जो है वो अपनी दी थी। उसमें उन्होंने जो है वो जो आपके पास रेडिएशन हैं उनके हवाले से जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी, और उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो, या क्वांटा जैसे आप कहते हैं, उसकी फॉर्म में जो है वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है किसी भी एलिमेंट में या एटम में। तो इन्होंने क्या किया, स्टडीड इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो रेडिएट करेंगे उस हीट एनर्जी को। उन्होंने ऑब्जर्व करा कलर ऑफ लाइट वेरीड विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को वो वेरी कर रहे थे, टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, तो कलर था रेडिएशन जो उसमें से इमिट हो रही थी उनका वो डिफर होता जा रहा था। ही सजेस्टेड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी। उन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट्स को जब आप हीट करते हैं तो वो जो एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे वो एक साथ नहीं करेंगे या कंटिन्यूटी में नहीं होगी, बल्कि बट इमिट एनर्जी इन स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट, बल्कि वो ग्रेजुअली जो है वो इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, इमिट करेंगे और स्पेसिफिक अमाउंट्स में करेंगे। अगर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब या इमिट हुई है तो फिर वो जो रिलीज़ या एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, क्वांटम या जो उसके सिंगुलर है, प्लूरल जो है वो उसका प्लूरल जो उसका क्वांटा है। तो अगर लाइट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है तो उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटम बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट और गेन बाय एन एटम। क्वांटम बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच कैन बी लूज और गेन बाय एटम। ठीक है, ओके। बेसिकली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो ये है कि एटम, व्हेनेवर एटम absorb or emits energy, it absorb or emitted in the form of a quanta. A specific quantity is always absorbed and released, और वो कंटिन्यूटी में नहीं होती बल्कि वो ग्रेजुअली जो है वो उस एटम जो है वो एनर्जी को लूज़ करेगा। इसके लिए थिंक स्टेप्स नॉट रैम, मतलब एक रैम्प पे से अगर कोई उतरेगा तो वो एक साथ मुँह सारी एनर्जी उसकी लूज हो जाएगी या वो एक साथ उतर जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि हर एक स्टेप पर वो अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। तो जस्ट लाइक दैट एटम भी जो है वो एक साथ कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी को सारी की सारी लूज नहीं कर देता, बल्कि सेवरल स्टेप्स के अंदर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। ओके, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल्स टू एच म्यू। अच्छा, ये फॉर्मूला है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू। एनर्जी ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो एच की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है, ये आपको याद होनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी, द ग्रेटर द एनर्जी। Basically energy is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स आपके पास पर सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं, वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा है, मतलब वही अगर रोप वाली एग्जाम्पल को कंसीडर करें, एनर्जी ज़्यादा है तो हमने क्या देखा था, बहुत सारे लूप्स जो हैं वो बन रहे थे, यानी कि वाइब्रेशन ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी कम है तो बहुत कम जो है वो लूप्स बने, यानी कि वाइब्रेशंस कम है। ओके, ओके, प्लांक्स रिलेशन बेसिकली इसको फर्दर एलाबोरेट कर सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। ये जो है h के बाद फ्रीक्वेंसी को हमने c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ओवर लैम्डा। ओके, और व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम, when a ray of light consists of different wavelengths is passed through a prism, it is dispersed into component wavelengths and a band of different colors is obtained, which is known as a spectrum. Plural is spectrum. अच्छा, simple, whenever a ray of light, कोई भी light की ray radiation जो कि different wavelengths पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, अगर आप उसको प्रिज्म में से पास करें तो वो स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट्स वेवलेंथ में, जो वो कंबाइंड फॉर्म में पूरी सारी वेवलेंथ्स मिलके मर्ज होके एक वेव बना रही थी। अब जब वो प्रिज्म में से गुजरेंगी तो प्रिज्म एज अ ग्रेटर बिहेव करेगा और उसको स्प्लिट कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। लाइक दिस कि एक वाइट लाइट आ रही है, ये बहुत सारी 7 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस या कलर से मिलकर वाइट रे बनती है या रेडिएशन बनती है। अब इसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो ये इसको स्प्लिट कर देगा इनटू इट्स कंपोनेंट्स वेवलेंथ्स, यानी कि जिन तमाम 7 वेवलेंथ से ये मिलकर वाइट लाइट की रेडिएशन बनी है उन तमाम में उसको स्प्लिट कर देगा। तो ये 7 कलर्स आपके पास आ गए और ये कलर होते हैं विबग्योर। आपको मालूम है, वी इज़ फॉर वायलेट, I is for indigo, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange and R is for red। ठीक है, और अगर आप वेवलेंथ्स के हवाले से बात करें तो विबग्योर V टू R, रेड टू वॉयलेट टू रेड या रेड टू वॉयलेट आ रहा है। तो वेवलेंथ यहाँ से सबसे स्मॉल वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है, फिर उसके बाद आपके पास इंडिगो होता है, उसकी वेवलेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद ब्लू है तो फिर वेवलेंथ मज़ीद बढ़ जाएगी, और रेड जो रेड तक आते आते वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट कलर की होती है और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है। ओके, okay, so here's another example in which this phenomena is expressed। ठीक है, ये white ray आ रही है, ठीक है, from sunlight or any other source, ठीक, और when it is passed from prism it splits into its component wavelengths। ये सारे वो colors लिखे हुए जिनमें ये split होती है। रेनबो इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। बेसिकली रेनबो कब बनता है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि क्लाउड्स की फॉर्म में मौजूद हैं उनमें से सन रेज पास होती हैं तो वो वाइट कलर की वाइट रेडिएशन होती हैं। तो यहाँ वाटर का ड्रॉपलेट जो होता है वो बेसिकली आपके पास एज अ प्रिज्म बिहेव करता है और उस वाइट लाइट को जो है वो डिस्पर्स कर देता है या ब्रेक कर देता है इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ्स। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा आर देयर? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, emission spectra, absorption spectra। इसको हम further we will study emission spectrum in detail। Okay, when an element absorbs sufficient amount of energy from an electric arc or by heating, कोई भी एलिमेंट जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे, आइदर वो इलेक्ट्रिकल आर्क से करे, यानी कि वो जो आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते थे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही होती थी, तो अगर आप जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस फिल हुई हुई है और वहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क पास करवाएं लाइक दिस, कि ये आपके पास फॉर सपोज ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इसमें 2 आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, फॉर सपोज यहाँ कोई गैस जो है वो फिल्ड है, ठीक, तो अब अगर इसमें से इलेक्ट्रिक आर्क पास होता है तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। या आप सिंपल जो है वो एक बॉक्स है उसमें आपके पास कोई गैस XYZ या कोई एलिमेंट मौजूद है,
ठीक है, हम बेसिकली एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम एलिमेंट को ही सपोज करते हैं, जब आप इसको हीटिंग करेंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय इमिशन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमेशा इमिशन होती है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज इमिशन, ठीक है। तो इट इमिट्स रेडिएंट एनर्जी, एनर्जी को वो एमिट करेगा, ठीक है। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसको वो लेटर एमिट भी करेगा। दिस रेडिएंट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी। व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, when passed through a prism in an spectrometer, spectrometer is basically the device to measure spectra और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो यू यूज़ अ स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, प्रिज्म जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है वो प्लेस्ड होता है। इट इज़ सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ्स टू गिव अ स्पेक्ट्रम कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल, एक एलिमेंट है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, किसी भी सोर्स से एब्जॉर्ब कर सकता है, आइदर बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रिक आर्ट, ठीक है। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय इमिशन। जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो उसको रिलीज भी करेगा। तो वो जो एनर्जी जब वो रिलीज कर रहा है, अगर आप उसको प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो बेसिकली इमिट हुई हुई एनर्जी आप पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो इमिटेड एनर्जी जो है वो अपना एक स्पेक्ट्रम बनाएगी, इसलिए हम इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं कि ये इमिट होने वाली एनर्जी से ये स्पेक्ट्रम बना है। जस्ट लाइक दैट अगेन, कि आपके पास कोई वाइट लाइट है, कहीं से वो किसी एलिमेंट से इमिट हुई है, आपने उस एलिमेंट को कहीं किसी सोर्स से हीट करा था, वो प्रिज्म में से उसको पास करवाया तो वो अपने कंपोनेंट वेवलेंथ के अंदर जो है वो डिस्पर्स या ब्रेक हो गया। Okay, again there are two types of emission spectrum, continuous spectra and discontinuous spectra, which is also known as line spectrum, ठीक है। Continuous spectrum क्या है? When white light from sun or any incandescent lamp, body or lamp is passed through a prism, it disperses into its component colors and a spectrum is obtained known as continuous spectrum, ठीक है। सिंपल वही कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास, कि वही वाइट लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम अ प्रिज्म, वो अपने कंपोनेंट में जो है वो ब्रेक हो जाएगी और उससे जो स्पेक्ट्रम आपके पास बेसिकली बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। अच्छा, कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज वन इन विच कलर्स आर डिफ्यूज इन वन अनदर विदाउट एनी लाइन ऑफ डिमार्केशन। अच्छा, बेसिकली ये वो लाइट सोर्स है, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास स्लिट इसलिए बनाया ताकि शार्प रे को जो है वो जस्ट प्रिज्म में से पास करवाए, प्रिज्म में से गुजरी और ये इसने स्पेक्ट्रम बनाया। देखिए, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है, मतलब जैसे ही आपके पास पर्पल कलर या इंडिगो कलर ख़त्म हो रहा है वैसे ही ब्लू कलर स्टार्ट हो रहा है, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड तक वो जा रहा है। तो बेसिकली देर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन कि भाई यहाँ पर्पल कलर या वॉयलेट कलर एंड हुआ है तो अब यहाँ पर एक गैप हो या एक लाइन हो, कोई दूसरा कलर और फिर आपके पास ब्लू स्टार्ट हो, तो देर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। जो भी स्पेक्ट्रम बना है बेसिकली वो आपके पास उसमें जहाँ पर ये फॉर सपोज ब्लू लाइट ख़त्म, वॉयलेट लाइट ख़त्म हो रही है, उसके साथ ही से जो है वो अगला फॉर सपोज दूसरा कलर फ़ौरन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये डिस्पर्स जो हुए हैं कंपोनेंट्स, ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले जो है वो बीच में कहीं ब्लैक लाइन से जो है वो डिमार्केशन हो कि भाई यहाँ रेड ख़त्म हो रहा था, उसके बाद एक गैप आया, फिर जो है वो येलो स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि ये फ्यूज है, आप नहीं कह सकते कि कहाँ पर जो है वो वॉयलेट एंड हुआ है और कहाँ पर ब्लू जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्या कहा मैंने, कि आप ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कहाँ पर जो है वो वॉयलेट एंड हो रहा है, कहाँ से ब्लू स्टार्ट हो रहा है, या कहाँ ग्रीन एंड हो रहा है, कहाँ से येलो स्टार्ट हो रहा है। दे आर मर्ज्ड विद ईच अदर, फ्यूज्ड है बिल्कुल। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ गैस। अच्छा, ये दिस स्पेक्ट्रम इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय गैसेस। जिस तरह से क्रूज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, जस्ट लाइक दैट ट्यूब्स के अंदर जो है वो आपके पास गैसेस फिल्ड होंगी और उसमें से जब आप उसको हीट करेंगे किसी भी सोर्स से तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल इमिट दैट एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली जो गैस फिल्ड होगी ट्यूब में उसके एटम्स एक्साइट हो जाते हैं, ठीक। तो व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन कॉल्ड नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से मेरी बात को समझिए। फॉर सपोज ये ग्लास ट्यूब है
अगेन देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स फिटेड इन दिस ग्लास ट्यूब, वो फर्दर बैटरी से कनेक्टेड होंगे, हम उसको नहीं बता रहे, ड्रॉ कर रहे हैं बस। यहाँ पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल जो है वो फॉर सपोज मौजूद है, ये इन द फॉर्म ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ से फॉर सपोज पास हो रहा है तो उसकी कुछ अपनी एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी ये एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे। एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फॉर सपोज ये एक एटम है, तो उसके जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो उसके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब वो फॉर सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, उसने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। तो ये अब ये इसकी एनर्जी बढ़ गई, अब ये इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा बल्कि जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेजुअली क्या करेगा, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी अब वो उसको इमिट भी करेगा, जब वो इमिट करेगा तो वो नीचे वाले ऑर्बिट में अगेन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कंटिन्यूटी में नहीं हुई, वो एकदम से एक एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, और जब आप उस एनर्जी को प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर आपको देगा। फिर फॉर सपोज अगेन जो है वो इसने दोबारा एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर ये अगेन ऊपर जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। याद रखिए, व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट, मतलब जो न्यूक्लियस के करीब जितना ऑर्बिटल होगा या ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऑर्बिट का बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो व्हेन एवर ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, जैसे जैसे बढ़ रहा है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर से हायर की तरफ जाता है। इसको हम फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम एटॉमिक मॉडल को, या बेसिकली हम अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस इन एटम को हम डिस्कस करेंगे। और जब कभी भी हायर एनर्जी से लोअर की तरफ आता है तो फिर एनर्जी एमिट होती है या वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो अब ये जो जंपिंग का प्रोसेस है, ऊपर जाना और फिर नीचे आना, कि ये ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है ये जो है वो आपके पास कंटिन्यूटी में नहीं होता, बल्कि ये एक के बाद एक होता है, मतलब ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही एनर्जी रिलीज होगी। ओके, दिस स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व इन फ्लूइड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने ये कहा कि ये जो डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम बना है इसमें फॉर सपोज एटम ये था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ठीक है। फॉर सपोज ये आपका एटम, इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, एनर्जी इसको मिली, इसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अभी, ये जंप कर कर आएगा इधर, या आ गया अब इधर, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये वापस जो है वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा और इस ऑर्बिट में आएगा, तो अब एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई जब आप उसको प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर देगी। फिर अगेन इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अगेन यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वो ज़्यादा थी, तो अब ये सेकंड के बजाय थर्ड ऑर्बिट में जंप करके चला जाएगा। थोड़ी देर बाद इवेंचुअली ये अपनी उस एनर्जी को जो है वो एमिट करेगा, तो ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अब जो एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में एमिट करेगा, क्योंकि हायर से अगेन फर्दर मजीद हायर में वो चले गया था और लोअर में आ रहा है। तो अब जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वो एमिट करेगा वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा होगी जो कि उसने सेकंड शेल में, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड और थर्ड, सेकंड शेल में आते हुए जो एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी कम थी, जब वापस गया तो कम एनर्जी रिलीज हुई। थर्ड शेल में आने के लिए मतलब मजीद आगे जाना तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब वो वापस थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ऑब्वियसली कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ज़्यादा, तो उसका अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ कम, जो थर्ड वाले से वापस जाते हुए आ रही थी, सेकेंड वाले से जाते हुए आ रही थी तो जो वेवलेंथ थी वो ज़्यादा थी, यानी कि एनर्जी कम थी, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है। तो अब जाहिर है इस वेवलेंथ का कलर कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो जब एटम एनर्जी को इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इमिट करता है, स्पेसिफिक अमाउंट्स में इमिट करता है, सारी की सारी एनर्जी एक साथ लूज नहीं करता, इसलिए जो स्पेक्ट्रम ऑप्टेन होता है वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें आपके पास डिमार्केशन होती है, यानी कि बीच में नो एनर्जी, ये जो ब्लैक रीजन आ रहे हैं, डार्क बैंड्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई। जब जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक स्पेसिफिक कलर का जो बैंड है या लाइन है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, in line spectrum
एवरी टू कलर्स आर सेपरेटेड बाय लाइन ऑफ डिमार्केशन, हर कलर जो है वो दूसरे कलर से एक सेपरेट होता है विद लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब एक बाउंड्री सी होती है। ईच स्पेक्ट्रल लाइन हैज़ अ डेफिनेट वेवलेंथ, हर स्पेक्ट्रल लाइन की एक अपनी खास वेवलेंथ होती है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन। ओके, कलर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, जो कलर उसमें आएगा स्पेक्ट्रल लाइन का वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि गैस की अपनी नेचर क्या है। ईच एलिमेंट प्रोड्यूस अ करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ लाइन्स विच इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट स्पेसिफिक जो है वो अपना स्पेक्ट्रम देता है, एक स्पेसिफिक सेट होता है डिफरेंट कलर्स का, तो वो जो है वो एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में एज अ फिंगरप्रिंट यूज होते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली कि दो एलिमेंट्स को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो आप उनके लाइन स्पेक्ट्रम लीजिए, दोनों में जो है वो आपको डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कौन सा किस एलिमेंट का था, क्योंकि लिटरेचर में ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स। ओके, डिफरेंस क्या है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में? बेसिकली दोनों एमिशन स्पेक्ट्रम है, बट एक कंटिन्यूस है एक लाइन है। मतलब कंटिन्यूस में अगर आप देखें तो जैसे ही पर्पल ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही ब्लू शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो है वो कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, लेकिन देयर इज़ नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। बट यहाँ डार्क बैंड देन कलर, डार्क बैंड देन कलर, डार्क बैंड देन कलर, मतलब स्पेसिफिक जो है वो एक डिस्टेंस के बाद जो है वो दूसरा कलर आ रहा है। ये ब्लू और ग्रीन में कोई मर्ज नहीं है, फ्यूज़ नहीं है। येलो और ऑरेंज में कोई ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं है, जबकि यहाँ देखें तो आप यहाँ पर ये फ्यूज़ हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हुए, मिक्स हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Rutherford atomic model basically Rutherford atomic model shows the existence of nucleus in the atom and nature of charge on the nucleus. Rutherford experiment जो है वो basically after the discovery of subatomic particles that are इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी के बाद जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये था कि बेसिकली इनकी अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर, हाउ दे आर अरेंज्ड इन एन एटम। सो जो नेक्स्ट जो रिसर्च या नेक्स्ट जो डिस्कवरी का काम शुरू हुआ बेसिकली एटम के मॉडल की डिस्कवरी का काम शुरू हुआ। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इसमें एक वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है कि जिससे आपको एक आइडिया मिलता है, एक क्लू मिलता है कि एटम जो है वो प्रोबेबली कैसा जो है वो दिखता होगा। कंस्ट्रक्शन क्या थी भाई, इन्होंने क्या ऑपरेटर्स यूज़ करा अपने इस एक्सपेरिमेंट में? ही प्लेस्ड एन अल्फा सोर्स अल्फा पार्टिकल्स इमिट करने के लिए एक सोर्स पोलोनियम मेटल की प्लेस की इन फ्रंट ऑफ अ थिन गोल्ड फॉइल, एक थिन सी जो है वो गोल्ड फॉइल के से पहले हैविंग थिकनेस ऑफ 0.0004 मिलीमीटर, बहुत थिन जो है वो गोल्ड फॉइल प्लेस की इन फ्रंट ऑफ अ अल्फा emitter. The gold foil was surrounded by a photographic plate coated with zinc sulfate. जिंक सल्फाइड, जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसको जो है वो जिंक सल्फाइड से जो है वो कोट किया गया। बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो आपके पास सेंसिटिव होती है, उस पर कोई चीज़ आके स्ट्राइक करेगी तो जिंक सल्फाइड उसको जो है वो ये प्रॉपर्टी देता है कि वहाँ पर उसके मार्क जो है वो रह जाएंगे। जिंक सल्फाइड scintillates as charged particles collide with it। अच्छा, बेसिकली scintillation का मतलब वो स्पार्क्स है, ग्लो सा कॉज होगा, कोई भी चीज़ आके जिंक सल्फाइड से जब स्ट्राइक करेगी तो वो ग्लो करेगा और वहाँ उसका मार्क रह जाएगा, तो उसको scintillation कहते हैं। तो ये कुछ उनके जो भी जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने रन किया था वो यहाँ पर उसका कुछ असम्बली सी है कि ये एक बॉक्स है जो कि लेड का बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा लेड, इसलिए कि लेड में से जो है वो रेडिएशन जो है वो पास नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ जो होल है उसमें से रेडिएशन पास होंगी। तो यहाँ पोलोनियम मेटल पोलोनियम बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ अल्फा मीटर मौजूद है, इसमें से एक होल के थ्रू ये रेडिएशन अल्फ़ा पार्टिकल्स की इमिट होगी। ये गोल्ड फॉइल मौजूद है, ये इसको सराउंड करी एक फोटोग्राफिक प्लेट, तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इसमें से जा रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं और जाके सिंटिलेट कर रहे हैं या ग्लो कर रहे हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिंक सल्फाइड पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर। कुछ जो है वो आपके पास जो है वो अपना एंगल थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं, और सेंटिलेशन में जब आपको मिल रही है तो आपको पता चल रहा है कि भाई स्ट्रेट नहीं आया बल्कि कुछ ने अपना एंगल चेंज करा, कुछ बाउंस बैक होगा, कुछ यहाँ पीछे की तरफ सेंटिलेशन हुई तो पता ये चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इससे गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करे, टकराए, कोलाइड करे और वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या चीज़ कंक्लूड करी वो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।